Hello dear student, good morning to all of you. Once again welcome in this class. कल के वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको पढ़ाई करने, कैसे अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी तैयार करने और फिर आपकी पढ़ाई पे लग जाने हैं और साल भर कंटिन्यूअसली मेहनत करना है जब तक कि एग्ज़ाम हम दे ना लेते हैं, जब तक कि हम सफल ना हो जाते हैं। और फिर मैंने आपको जो 13 चैप्टर इंक्लूड है आपके अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, जो नया सिलेबस आपका आया हुआ है इन इस दौरान 20 और 21 का जो आपका सिलेबस होगा वो 13 चैप्टर है, जबकि इससे पहले 14 चैप्टर था। आज हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कशन फिर से करने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर हमारा है वो जो आपने लिखा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो है उसके बारे में। तो जो नया सिलेबस आया वो एटम्स, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और मोल कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और कुछ केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में। तो बहुत कुछ उसमें हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। वैसे तो एक चीज़ जान लीजिए कि केमिस्ट्री का जो अध्ययन है इंडिया में वो उतना ही पुराना है जितना कि हमारा वेद। आपने यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में सुना होगा। इन सब वेदों का जीवन काल जितना लंबा है, जितने पुराने हैं, उतना ही पुराना हमारा स्टडी है केमिस्ट्री का इंडिया में। ऋषि मुनि के ज़माने से हमारे यहाँ केमिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है। आपके यजुर्वेद में आपके गोल्ड, टीन, इन आयरन, इन सब के बारे में, कॉपर के बारे में स्टडी है, जानकारी दे रखा है वहाँ से। तो सोचिए कि कितना पुराना स्टडी है वहाँ पे। फिलहाल के लिए उस समय इतना ज़्यादा इन सब का यूजेस और इन सब से कैसे अदर चीज़ को यूजफुल में लाया जाए इसकी स्टडी नहीं था, क्योंकि उस समय संसाधन की कमी थी। इसके वजह से आज इन्हीं सब चीज़ों का, जितने भी हम धातुओं का अब तक नाम लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इसका यूज हो रहा है, क्योंकि अब संसाधन ज़्यादा हो गए हैं, लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना सीख गए हैं, जान गए। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो इस समय की जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, आज हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ बहुत बताएंगे आपको कि हाँ केमिस्ट्री का कैसे कैसे यूज है और कहाँ से इसका एक रूप चला आ रहा है, किस केमिस्ट्री को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वेस्टर्न केमिस्ट की ही देन है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पश्चिमी जो केमिस्ट है, रसायन है, उनकी देन है जो आज की केमिस्ट्री है। वो कैसे? सबसे पहले एक अल्केमिस्ट पीरियड चला था। एक अल्केमिस्ट पीरियड चला था इस तरीके से, और इस अल्केमिस्ट पीरियड का जो ड्यूरेशन था वो 350 से लेकर के 1500 एडी था। 350 से लेकर के 1500 एडी था, यानी ईस्वी। ओके, 350 से लेकर के और 1500 ईस्वी के बीच का जो पीरियड है वो अल्केमिस्ट पीरियड था। और इस पीरियड में मेनली जो साइंटिस्ट थे, जो डिस्कवरी करने वाले थे, उन्होंने दो चीज ढूंढने में अपना समय व्यतीत किया। वो दो चीज क्या था? उन्होंने एक तो नेक्टर ढूंढने की कोशिश किया और एक फिलॉसफर स्टोन ढूंढने की कोशिश किया। एक इन लोगों ने क्या ढूंढने की कोशिश किया? नेक्टर, और दूसरा इन्होंने फिलॉसफर स्टोन। फिलॉसफर स्टोन, ये दोनों है क्या? क्वेश्चन राइज होता है, ये दोनों है क्या? नेक्टर एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिरप ढूंढने की कोशिश किया कि जिससे मनुष्य हमेशा हमेशा यंग बना रहे और इमोर्टल हो, अमर हो जाए। है ना क्रेजी डिस्कवरी? इसको ढूंढने की कोशिश किया, फिलहाल के लिए ढूंढ नहीं पाया, लेकिन उन्होंने इस चीज की न्यू पहले ही रख दी थी कि चलो ये चीज ढूंढा जाए। ये ढूंढने में अपना समय गवाया इन लोगों ने। लेकिन
एक चीज है, इससे एक क्लू मिला आने वाले साइंटिस्टों की, चलो हम लोग भी कुछ ढूंढते हैं और एक से एक चीजें जानकारी करनी, और आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे, आज के इसमें पहुंचे जो गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। 20th सेंचुरी जो होता है वो गोल्डन एज के नाम से, 20th सेंचुरी से गोल्डन एज स्टार्ट हो गया। ओके, और दूसरा आपका था फिलोसफर स्टोन। फिलोसफर स्टोन, उन्होंने एक ऐसा स्टोन ढूंढने की कोशिश किया था कि जिससे अगर किसी भी मेटल में हम टच कर दे तो वो गोल्ड में चेंज हो जाए। तो दो चीज ढूंढने में अल्केमिस्ट ने अपना टाइम बिताया, और ये टाइम कहां से कहां तक था, आपका 350 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच का टाइम था। कितना मतलब इंटरेस्टिंग होता अगर ये दो चीजें अगर ये लोग ढूंढ लेते, तो आज इंसान इमोर्टल हो जाता, अमर हो जाता, और साथ ही साथ हर आदमी, हर इंसान यंगेस्ट बना रहता। दूसरा चीज, किसी भी जो आपने फिलॉसफर स्टोन देखा, अगर ये मिल गया होता तो सोचिए आज गोल्ड की कितनी कीमत है। अगर किसी भी दूसरे मेटल में टच कर देते इस स्टोन को तो वो गोल्ड बन गया होता, हर इंसान अमर होता, हर इंसान अमर भी होता और यंगेस्ट भी होता, और हर इंसान अमीर भी होता। ये पीरियड, उसके बाद का एक पीरियड आपके पास आया जो 1500 से लेकर के 1600 एडी तक चला, जिसे इटारो पीरियड के नाम से जाना जाता है। IATRO, इटारो पीरियड। ये पीरियड आपका चला आपके 1500 से लेकर के और 1600, लगभग 100 साल, यहाँ पे लगभग क्या पूरा 100 साल तक आपका चला, सॉरी 1600 एडी ईस्वी तक ये चला। इसमें जो केमिस्ट थे, एक जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिस्ट थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था, और इनका योगदान था कि बिहेवियर ऑफ गैस, गैस के बिहेव को जानना, ये गैस के बिहेव को जानने की कोशिश कर रहा था कि गैस कैसा व्यवहार करता है। और कुछ इसी दौरान इन्होंने बॉयल्स का लॉ आया, रॉबर्ट बॉयल आपने सुना, बॉयल्स ने जो लॉ दिया था वो इसी दौरान आपके आया 1500 से लेकर के 1600 एडी के बीच में। इसके बाद एक पीरियड आया 1660 से लेकर के 1734 का पीरियड, जिसे अर्नेस्ट स्टाल पीरियड के नाम से जाना जाता है। ERNST, अर्नेस्ट स्टाल के नाम से जाना जाता है, STAHL, स्टाल के नाम से जाना जाता है। यह आपका 1664 से लेकर 1660 से लेकर 1734 तक था। 1660 से लेकर के 1734 का एडी था आपका ईस्वी था। इस पीरियड को कंट्रोवर्शियल पीरियड माना जाता है। कंट्रोवर्शियल थ्योरी इन्होंने दिया था, और कंट्रोवर्शियल थ्योरी दिया था, इसे फ्लोगिस्टान थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको फ्लोगिस्टान थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। इस कंट्रोवर्शियल में इन्होंने एक्सटेंडेड स्टडी ऑफ गैस किया, एक्सटेंडेड स्टडी गैस के और विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश किया, और इसमें न्यू गैस की डिस्कवरी भी हुई इस पीरियड में। और न्यू गैस की डिस्कवरी होने के बाद जो आपका 18th सेंचुरी का जो आपका लास्ट था, यानी द पीरियड ऑफ बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जो 1800 शताब्दी के लास्ट का जो आपका पीरियड था, वो आपका मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना गया। और इस मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले 1774 में जोसेफ प्रिस्ले ने ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी किया था। मॉडर्न पीरियड की जो स्टार्टिंग हुई थी, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड, beginning of मॉडर्न केमिस्ट्री कह लीजिए या मॉडर्न पीरियड कह लीजिए इस चीज को, ठीक है। मॉडर्न केमिस्ट्री मानिए यहाँ पे, केमिस्ट्री फ्रॉम द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का जो आपका एंड था वो मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत थी, और इस मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत में 1774 में
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्ले। और इन जोसेफ प्रिस्ले ने डिस्कवरी किया ऑक्सीजन गैस का, और इस ऑक्सीजन गैस को सबसे पहले प्रूव करके दिखाया आपके लेवाइजियर ने। और लेवाइजियर ने यह प्रूव करके दिखाया कि जो आपका ये ऑक्सीजन गैस है, सॉरी, जो ये आपका ऑक्सीजन गैस है, ये कंबुशंस के लिए इसेंशियल है, बहुत जरूरी है दहन के लिए। इन ऑक्सीजन गैस को सबसे पहले प्रूव आपके किसने किया? लेवाइजियर ने किया। और लेवाइजियर ने यह प्रूव करके दिखाया कि ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर कंबुशंस। दहन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। उसी समय से लेवाइजियर को बोला जा रहा है फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अगर मॉडर्न कहे तो सबसे अच्छा हो, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। बात समझ? अरे तो लेवाइजियर का नाम कहां से स्टार्ट हुआ? ऑक्सीजन को प्रूव करके दिखाना कि ऑक्सीजन एक इसेंशियल, बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज को जलने के लिए। और तभी से लेवाइजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, यानी आधुनिक रसायन के जो पिता है उसे किसे कहा जाता है? लेवाइजियर को कहा जाता है। और जब ये चीज आपका हो गया, उसके बाद से साइंटिस्टों का डिस्कवरी स्टार्ट हो गया, और एक से एक साइंटिस्ट आया और डिस्कवरी अपना देता चला गया। 1803 में आपके डाल्टन आए जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया। 1869 में मेंडलीफ ने पीरियडिक लॉ को दिया और पीरियडिक टेबल को का डिजाइन थोड़ा सा दिया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, कैसे आपके एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल में अरेंज किया, ये चीज आया। उसके बाद आपका 1833 में आपके फैराडे का लॉ आया। आर्हेनियस का 1881 में आयनाइजेशन की थ्योरी दिया। और उसके बाद जे थॉमसन ने 1896 में आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया। उसके बाद गोल्डस्टीन ने आपके 1869 में प्रोटॉन की डिस्कवरी किया। और चैडविक ने 1932 में जाकर के आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया। इसी तरीके से एक सिस्टम चलता गया और आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे। तो जो 20वीं सेंचुरी को जो कहा जाता है वो गोल्डन एज कहा जाता है, जिसमें बहुत से साइंटिस्टों का बहुत डिफरेंट रोल रहा केमिस्ट्री को आगे बढ़ाना, केमिस्ट्री को डेवलप करने के लिए। इसीलिए हम अब जो पढ़ने जाएंगे केमिस्ट्री के बारे में इतना तो जाना, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंस भी जानने। तो इंपॉर्टेंस जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सिलेबस में जो वो 3 ब्रांच आपको पढ़ने हैं। एक आपका इनऑर्गेनिक का होगा, एक ऑर्गेनिक का होगा, एक फिजिकल का पोर्शन होगा। तो सबसे पहली बात इतना तो अगर हमें पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक में किसकी स्टडी करते हैं, ये चीज हमें जानना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सभी एलिमेंट्स और उससे बने कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, मेटलॉइड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक्सेप्ट द ऑर्गेनिक नेचर एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो ऑर्गेनिक नेचर रखता है। ऑर्गेनिक नेचर मतलब लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले, जैसे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे आपके प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, इन सब को छोड़ करके जितने भी आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपके एलिमेंट्स है, कार्बन के जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं जो लिविंग थिंग्स में जनरली पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब, न्यूक्लिक एसिड, इनको छोड़ करके बाकी जितनी चीज है वो हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उस कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं जो कार्बन से मिल करके बना हुआ। कार्बन से मिल करके बना हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोनेट के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब के बारे में नहीं करना है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इन सब के बारे में नहीं करना है। इसमें हमें मेनली हाइड्रोकार्बन के बारे में करना है,
एरोमेटिक कार्बन के बारे में करना है, बेंजीन, बेंजीन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है, इसमें प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करना है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करना है, फैट्स के बारे में स्टडी करना है, विटामिन्स के बारे में स्टडी करना है, पॉलीमर्स के बारे में स्टडी करना है। ओके, तो वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम पॉलीमर्स, फैट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फिर हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक, एरोमेटिक, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी हम स्टडी करते हैं। दूसरा हमारा आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी डिफरेंट टाइप्स के या जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस होता है उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देते हैं। वो एक्सप्लेनेशंस किसके हेल्प से देते हैं? कुछ हाइपोथेसिस होता है, कुछ काल्पनिक होता है, कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग देते हैं, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग देते हैं, कुछ लॉ के अकॉर्डिंग देते हैं। इस तरीके से हम इसमें पढ़ते हैं और इसमें न्यूक्लियर प्रोसेस और स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी इसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एक एनालिटिक केमिस्ट्री आता है। तो एनालिटिक केमिस्ट्री में हम इस केमिस्ट्री में हम स्टडी करते क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस करते सॉलिड का, लिक्विड का, गैसेस का, किसी भी कंपाउंड का। ओके, इस तरीके से हम बायोकेमिस्ट्री होता है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि हमारा केमिस्ट्री कैसे बायोलॉजी से रिलेशन है, उसकी स्टडी करते हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आता है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम पढ़ते हैं सीड कैसे अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस किया जाए, ड्रग्स कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, कैसे पेस्टिसाइड अच्छे से अच्छा बनाया जाए, कैसे हमें जो है इंसेक्टिसाइड डेवलप किया जाए, ये सब चीज हम पढ़ते हैं। यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर दवाइयों के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं जितने भी मेडिसिन आते हैं उसका, और बॉडी में जो भी आपके डिजीज होते हैं उसको क्योर करने के लिए जो मेडिसिन बनाए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्या ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, ये चीज हमको नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। अगर इतना चीज हम इससे कर पा रहे तो सोचिए कि केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप पाएंगे कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कितना अधिक है। कहीं ना कहीं हम केमिस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए। केमिस्ट्री को त्याग करके हम जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आज जो हम डिफरेंट टाइप्स के डिजाइनिस्ट क्लोथ्स वियर करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी चीज देखते हैं एग्रीकल्चर में, डे टू डे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी उपयोगी चीज है हमारे आसपास, अच्छे बूट, अच्छे जो है कपड़े, वॉच, जितने भी चीज आप देख रहे हैं, बिना केमिस्ट्री का हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। क्यों कल्पना नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो यूनिवर्स होता है वो आपके ये 118 जो एलिमेंट्स है इसी से मिल करके बना हुआ है। और आगे हम डिस्कशंस करेंगे जो हमारा यूनिवर्स है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज से मिल करके बना हुआ है, वो आपका मैटर होता है और एनर्जी होता है, इन सब से मिल करके बना होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक और जो अगला हमारा कैरेक्टर जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। पार्टिकुलेट नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब पार्टिकुलेट नेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम बोलते हैं तो हम पाते हैं कि कैसे हमारा जो यूनिवर्स है वो किस किस चीज से बना हुआ है और मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है उसके बारे में स्टडी करेंगे और एक डायग्राम देने की आपको कोशिश करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि किसी भी चीज की कल्पना, अगर यूनिवर्स हम जान रहे तो यूनिवर्स हम केमिस्ट्री को त्याग करके नहीं कर सकते। आज अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए लोग बहुत चीपेस्ट, बहुत ही मतलब कह लीजिए सस्ते और बहुत खूबसूरत कपड़ों का जो यूज कर रहा है, जो खाने में जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर का यूज कर रहा है, डिफरेंट टाइप के कलर को देख करके अपने मन को शांति दे रहा है, वो एक से एक चीज डिफरेंट मेडिसिन जो हमारे डिजीज को क्योर करता है, सब केमिस्ट्री की ही देन है। तो केमिस्ट्री को छोड़ करके हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आइए आज आपको बताते
पूरा यूनिवर्स हमारा कैसा बना हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे पास 9 प्लैनेट है और ये 9 प्लैनेट कैसे घूमता है, एक सन के चारों तरफ वो क्या करता है, रिवॉल्यूशंस करता रहता है, ये बात आपको पता है। और इस रिवॉल्यूशंस करने के साथ साथ में इस एक एकलौता अर्थ को छोड़ करके किसी और ग्रह में हम जीवन की कल्पना डाउटफुल में करते हैं कि वहां हो भी सकता है जीवन, नहीं भी हो सकता, लेकिन अर्थ पे हमारा जीवन तो है, ये चीज हम जानते हैं। तो अर्थ पे अगर जीवन है तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से दो चीज है जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स बनता है। कुछ गैलेक्सी और प्लैनेट इन सब मिल करके यूनिवर्स बनता है। पूरे यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा यूनिवर्स सिर्फ दो चीज से मिल करके बना हुआ है। वो कौन कौन से, मैटर एंड एनर्जी। ओके, आइए क्लासिफिकेशन देंगे और इस क्लासिफिकेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जान लीजिए कि एक इंट्रोडक्शन की तरीके से चल रहा है और आपको याद रखना, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री याद रखना है। और लास्ट में मैं केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन भी आपको दूंगा, अभी उसको दिया नहीं है, पहले मैं इसको बता लेता हूँ, उसके बाद में आता हूँ। सबसे पहले अगर हम यूनिवर्स की बात करते, ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्स, ओके, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स आपके दो पार्ट में मेनली दो चीज से मिल करके बना हुआ है। और ये दो चीज आपके क्या हो सकते हैं, एक आपका है मैटर, हम सब कैपिटल में यहां पे लिख दे रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक आपके पास क्या है, मैटर, और दूसरा आपके पास क्या है, एनर्जी। ओके, मैटर और एनर्जी, ये दो चीज से मिलकर के यूनिवर्स बना हुआ। अब मैटर को हम क्लासिफाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे दो तरीके से, एक तो स्टेट के बेस पे और दूसरा कंपोजिशन के बेस पे। जब स्टेट के बेस पे हम, अवस्था के बेस पे, स्टेट को हिंदी में बोलते हैं अवस्था, अवस्था के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो उसे बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसको हम क्या बोलेंगे, एक होगा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक आपके पास क्या होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। जो आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, इन दिस क्लासिफिकेशन मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, स्टेट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फिजिकल स्टेट होंगे वो आपके कौन कौन से होंगे, या तो सॉलिड स्टेट में कोई चीज आपको दिखेगा, या लिक्विड स्टेट में दिखेगा, या गैसियस स्टेट में दिखेगा। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आपका क्या होगा, सॉलिड, दूसरा आपका क्या होगा, लिक्विड, और तीसरा आपका कौन सा होगा, गैस। ये तीन इसके पार्ट है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप इसको प्लूरल फॉर्म में कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं, सॉलिड्स हो सकता है, लिक्विड्स हो सकता है और गैसेस हो सकता है। प्लूरल फॉर्म में अगर करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मैटर को क्लासिफाइड किया गया है वो कंपोजिशन के बेस पे किया गया है। तो अगर कंपोजिशन के बेस पे किया गया है तो आपके पास दो ही तरीके का क्लासिफिकेशन इसमें मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिलेगा आपको मिक्सचर, या जिसे बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। क्या मिलेगा, एक आपको प्योर मिलेगा और दूसरा इम्प्योर मिलेगा। एक आपको मिलेगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर को इम्प्योर भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्सचर को इम्प्योर। सब्सटेंसेस कर दीजिएगा प्लूरल में, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़े तो एक के बारे में नहीं पढ़ना, मिक्सचर हो सकता है यहाँ पे लिख सकते हैं।
प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में फिर से क्लासिफाइड कर दिया गया। एक आपका एलिमेंट और दूसरा आपका कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपके पास तीन तरीके के हैं। एक आपको मिल जाएगा मेटल, दूसरा नॉन मेटल्स और तीसरा मेटेलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और फिर मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स। कंपाउंड्स आपके दो हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, दूसरा कौन सा है? इनऑर्गेनिक। ओके। जो मिक्सचर है ये आपके होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस और दूसरा आपका हेट्रोजीनस। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण जिसे बोलते हैं। फिर से एक बार समझते हैं, जो पूरा यूनिवर्स है दो चीज से मिलकर के बना हुआ है, मैटर एंड एनर्जी। मैटर क्या कहता है? मैटर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। वो सारे थिंग्स, द कंपाउंड विच ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैविंग वॉल्यूम, जो जिसके पास वॉल्यूम होता है, मास होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, स्थान को घेरता है और जिसमें मास होता है, वो हमारा क्या होता है? मैटर होता है। हमारे आसपास जितने भी चीज आप देखते, पेड़ पौधे, किताब, पेंसिल, पेन एक्सेट्रा, जो भी चीज आप देखते सब हमारा क्या है? मैटर है, क्योंकि उन्होंने स्थान घेर रखा और उसमें एक मास होता है। ओके, ये बात समझ में आ गया। दूसरा, एनर्जी का अगर रूप देखना है तो एनर्जी का रूप आप इलेक्ट्रिक के फॉर्म में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देख सकते हैं एनर्जी का। सनलाइट का जो होता है वो इसका फॉर्म होता है। तो इस तरीके से एनर्जी का ये फॉर्म होता है। ठीक है, व्हीकल्स वगैरह कोई चलता है एनर्जी के थ्रू चलता है, वो एक फॉर्म आपको महसूस आप कर सकते हैं वहां पे इस तरीके से। फिजिकल क्लासिफिकेशन इस बेस पे किया गया है कि कोई भी मैटर आपके तीन स्टेट में हो सकते हैं, या तो वो सॉलिड में हो सकता है, या लिक्विड में हो सकता है, या गैस में हो सकता है। उस चीज को हमने लिख दिया। क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो किया गया केमिकल क्लासिफिकेशन, ये कंपोजिशन के बेस पे किया गया। कंपोजिशन के बेस में एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में जब कंबाइन होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, तब जाकर के वो हमारा प्योर फॉर्म में आता है, जिसे हम कंपाउंड का नाम देते हैं। या तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, सिंगल एलिमेंट्स आपका हो सकता है, वो चाहे मेटल्स हो सकता है, नॉन मेटल्स हो सकता है और मेटेलॉइड्स हो सकता है, नॉन मेटल्स। ठीक है, इस तरीके से। और मेटेलॉइड्स धातु, धातु, अधातु एंड उपधातु के नाम से। प्योर में और एक फॉर्म आता है कंपाउंड, जो आप वाटर देखते हैं, H2O देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं, नाइट्रिक एसिड देखते हैं, फास्फोरिक एसिड देखते हैं, मेथेन देखते हैं, एथेन देखते हैं, प्रोपेन देखते हैं। जो भी चीज आप देख रहे हैं वो एक कंपाउंड है, क्योंकि वो डिफिनिट प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स के मिक्स कंबाइन होने से बना हुआ है, इसीलिए उसे कंपाउंड। और कंपाउंड आपके दो तरीके का हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे और इसमें बेंजीन मिलेंगे, एरोमेटिक, एलिफेटिक दोनों चीज मिलेंगे, दोनों तरीके के हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी मिलेंगे। इसी में आप जितने भी आपके प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सब उसमें स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक में आपके जितने भी चीज आप ले लेते हैं कार्बन को छोड़ करके, कार्बन को छोड़ करके इसमें कार्बन के जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सब इसमें स्टडी करते हैं, क्योंकि वो आपके इनऑर्गेनिक है। ओके, अकार्बनिक है, वो लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते, यहाँ हम स्टडी करेंगे उसको। एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर में कोई डिफिनिट प्रोपोर्शन नहीं होता है,
इसमें किसी भी रेशियो में आप मिला दीजिए तो आपका मिक्सचर बन जाता है। एक होता है होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस। जब होमोजेनस की बात करते हैं तो होमोजेनस में जब दो चीज़ों को एक साथ में मिला दिया जाता है तो वो एकदम बिल्कुल आपका यूनिफॉर्म दिखता है। यूनिफॉर्म का मतलब दिखता है कि आप दोनों चीज़ जब आप मिक्स करते हैं तो दोनों को नेट डाई से देख करके अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जब आप शुगर को वाटर में ऐड कर देते तो शुगर सोल्यूशन जो बनता है वो होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि आप शुगर को और वाटर को डिफरेंटली नहीं देख सकते। किसी दो ऐसे लिक्विड को एक दूसरे में मिला दीजिए जब आप पहचान ना पाए, वो होमोजेनस होता है। हेट्रोजेनस वो होते हैं जो आपके विषम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, विषम होता है। इसमें अगर दो चीजों को एक साथ में मिक्स कर दिया तो आप आसानी से आंख से देख करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें क्या से क्या मिला है या नहीं मिला है। ओके, ठीक। तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इस हेट्रोजेनस जो मिक्सचर होता है ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है, ये आपका प्योर सब्सटेंस होता है। इस तरीके से हमने एक यूनिवर्स कैसे बना, केमिस्ट्री को छोड़ करके हम किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। जब ये चीज हम पढ़ लेते तब हम जब लास्ट में आएंगे तो अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस जो होगा वो पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता। तो केमिस्ट्री की अगर हम डिफिनेशन देना चाहे तो केमिस्ट्री क्या होता है, साइंस की वो ब्रांच होता है जिसमें हम स्टडी करते कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ मैटर। हम केमिस्ट्री को साइंस के उस ब्रांच में स्टडी करते हैं, हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडीज ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर एंड देयर इंटरेक्शंस आर स्टडीड। कहने का मतलब साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सब्सटेंस के या मैटर के स्ट्रक्चर को, उसके कंपोजिशंस को, उसके यूजेस को और एटम के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन है, इन सब की स्टडी करते हैं, वो हमारा केमिस्ट्री होता है। तो साफ तौर से केमिस्ट्री में हमें क्या देखना है, जितने भी जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हमें दिखाई देता है वो कैसे बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर का कंपोजिशन कैसा है, किस तरीके से कौन सा एलिमेंट किसके साथ में जुड़ा हुआ है, और फिर लास्ट में उसका यूज हमारे लिए क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में। ओके, इसका मतलब केमिस्ट्री हमें ये बताएगा कि कौन हमारी लग्जरीज लाइफ के लिए किस तरीके का, किस क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाई जाए, उसमें क्या चेंजिंग की जाए, ये सब हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे और जानेंगे। ओके, इसके बाद का जो वीडियो होगा वो आपका सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल आगे एक कदम होगा, जहां से हम बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए ये चीज़ भी आपको जानना है क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।